नमस्कार मित्र हो। तो काशवी कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज का ये वीडियो रहेगा श्रम सुविधा। अब ये श्रम सुविधा क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में आज मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ। अब देखिए, जो कंपनियाँ रहती है, जो कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, ठीक है, अभी जितने सारी कंपनियाँ इंडस्ट्रियल एरिया जो है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अब मान लो कि एक कंपनी है, तो एक कंपनी में 1000 एम्प्लॉई है, ठीक है। कुछ कंपनी के अंडर में रहेंगे, तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहेंगे, ठीक है। तो ये जो एम्प्लॉई है, तो ये एम्प्लॉई 20 के आगे ही होते हैं, ठीक है। तो किसी भी कंपनी में 20 के आगे एम्प्लॉय रहेंगे तो उसे पीएफ और ईएसआईसी के अंडर में वो आते हैं। तो पीएफ और ईएसआईसी के अंडर में आते ही उन्हें एम्प्लॉय का पीएफ और ईएसआईसी भरना पड़ता है। तो ये सब प्रोसेस कैसे होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये कैसे कैसे आपको यहाँ पीएफ और ईएसआईसी का कोड निकालना है, फिर उसका प्रोसेस कैसा रहता है, फिर आप वो कोड निकालने के बाद आपको आगे की प्रोसेस क्या क्या करनी है, ये सब आपको जानकारी लेनी आवश्यकता है, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ। अभी देखिए, एक कंपनी है, हम एक उदाहरण के तौर पे एक लेते हैं कि एक कंपनी है। तो वो कंपनी में सोचिए 1000 लोग काम करते हैं, कोई स्टाफ में रहेगा, कोई वर्कर में रहेगा, जो जैसा हो वैसा, ठीक है। और कुछ वहाँ कॉन्ट्रैक्टर भी है, तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में कुछ एम्प्लॉय काम करते हैं। अभी ये देखो, यहाँ आपको लॉगिन करना है, ठीक है। श्रम सुविधा पोर्टल में आप जब लॉगिन करोगे तब आपको ये सब पासवर्ड और आईडी पासवर्ड डाल के, ये कैप्चा डाल के आपको लॉगिन करना है, ठीक है। तो ये है श्रम सुविधा पोर्टल, इसमें आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब रजिस्टर करने के बाद जब आप लॉगिन करोगे तो आपको ये डायग्राम यानी ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देखिए श्रम सुविधा पोर्टल, इसमें जब आप लॉगिन करोगे तो आपको ये सब जानकारी यहाँ मिलेगी। आप ये सब पढ़ लो कि इसमें क्या क्या दिया है, ठीक है। आप ये सब जानकारी यहाँ आपको मिल सकती है। तो यहाँ देखिए, आप इस्टेब्लिशमेंट है, अप्लाई फॉर न्यू लीन नंबर है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे यहाँ सर्विसेज है, ये सर्विसेज में आप आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो फिलहाल हमें एक रजिस्ट्रेशन करना है, तो मैं अब आपको पीएफ और ईएसआईसी इसी के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो अभी पीएफ और ईएसआईसी, ठीक है, तो इसमें आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, तो ये हम आज सीखने वाले हैं। तो ठीक है, ये पीएफ और ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन क्यों करना चाहिए, क्योंकि अभी देखिए, आप कंपनी में जब एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, तो उनको पीएफ जब किसी भी कंपनी में 20 के आगे एम्प्लॉय होते हैं तो वो पीएफ और ईएसआईसी के अंडर में आते हैं। तो इसी के लिए आपको पीएफ और ईएसआईसी कोड निकालना है। तो आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। अभी ये देखिए, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, फॉर ईपीएफ, ईपीएफओ और ईएसआईसी, ठीक है, यहाँ ऊपर देखिए, तो यहाँ है। तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे, अब देखिए, आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको ईएसआईसी और पीएफ का रजिस्ट्रेशन आपको ओपन होगा। तो ये यहाँ से आपको क्लिक करना है। अब देखिए, आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको क्या होगा कि पीएफ, ठीक है, पीएफ और ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कुछ यहाँ पर्याय उपलब्ध होंगे। अब ये जो पर्याय उपलब्ध होंगे तो आपको ये दोनों ही टिक करने हैं। अभी सोचिए, किसी कंपनी में यानी किसी क्षेत्र में, किसी ज़िले में, कि कहीं भी ईएसआईसी कभी कभी वो एक्ट में रहता नहीं है, ठीक है। तो वहाँ आपको पीएफ की ज़रूरत होती है। अब देखिए, हम इन्हें यहाँ क्लिक करने के बाद ये देखिए ऐसा एक डैशबोर्ड ओपन होगा, ठीक है। तो ये ओपन होने के बाद आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन।
अभी देखिए अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन क्या होता है, जब हम यहाँ अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ कुछ शो होगा, यानी पीएफ और ईएसआईसी वहाँ शो होता है। अभी देखिए यहाँ कुछ मैंने कुछ कंपनियों के रजिस्ट्रेशन किए हैं, ठीक है। यहाँ देखो मैंने कुछ अब ये सुरक्षा के इसलिए मैंने वो थोड़ा ब्लर करके रख लिया है। यहाँ 1 2 3 जैसे मैंने कुछ ऐसे बनाए होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जब आप ये लॉगिन करोगे तो आपको ये ऐसा डैशबोर्ड में दिखेगा। अभी यहाँ देखिए अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये अप्लाई फॉर, पहले आप ये देखो यहाँ कुछ जानकारी दी है, आप ये पढ़ लो, ठीक है। ये पढ़ने के बाद फिर अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में आप यहाँ क्लिक कर सकते हो। जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ की क्लिक करने के बाद आपको पीएफ और ईएसआईसी दोनों में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसलिए आपको एक डैशबोर्ड में एक दूसरा एक स्लाइड ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ ओपन हो जाएगा तो आपको खुद देखना है कि वो मुझे कौन सा रजिस्ट्रेशन करना है। अभी देखिए यहाँ ओपन हो गया है, तो यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। तो एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ठीक है, ये ईएसआईसी का है। और नीचे है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है, एक्ट 1952 1952, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ ये है। तो यहाँ आप देखो, यहाँ ऑलरेडी मैंने यहाँ टिक करके रखा है। अभी आपको देखना है कि हमें कौन सा रजिस्ट्रेशन करना है, आपको ईएसआईसी करना है या पीएफ करना है। तो इसके आपको जो भी यहाँ करना है तो आप वहाँ टिक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या है, फ़िलहाल कंपनियों में तो दोनों ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके जो एम्प्लॉय रहते हैं 20 के आगे, ठीक है, यानी 20 के कुछ, चलो किसी के 10 रहेंगे तो उसके अंडर में कुछ ऐसे एक्ट है कि आप वहाँ कुछ पीएफ का और ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो आप देखिए यहाँ हमने दोनों टिक करके रखा है। अब हम यहाँ सबमिट कर देते हैं। जैसे हम यहाँ सबमिट करेंगे तो हमें एक अलग एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म होने के बाद, ओपन होने के बाद हमें पूरी जानकारी लेनी है कि यहाँ क्या क्या भरना है, यहाँ क्या क्या आवश्यकता है, ठीक है। ये पूरे हमको पढ़ के वहाँ सब फिलअप करना है। अब देखिए यहाँ हमने ओपन करवा दिया, ठीक है। जैसे हम सबमिट करेंगे तो हम ये एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही एक ओपन होने के बाद आप देख पाओगे कि भाई यहाँ क्या लिखा है। देखिए अब यहाँ इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट नेम आएगा, ठीक है। तो आप ये सब पढ़ सकते हो कि जैसे हमने पीएफ और ईएसआईसी दोनों को टिक करके जब हम सबमिट कर रहे हैं तो हमें ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप सब पढ़ सकते हो। अब यहाँ देखिए श्रम सुविधा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पूरा देख सकते हैं, कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू एम्प्लॉय कोड अंडर ईएसआईसी ईपीएफओ। तो एप्लीकेशन नंबर, रेफरेंस नंबर। अब देखो यहाँ बहुत सारे ऐसे, ये पढ़ लो आप। अब ये यहाँ देखिए इस्टेब्लिश्ड नेम। अभी ये इस्टेब्लिश्ड नेम क्या होता है, तो इस्टेब्लिश्ड नेम ये होता है कि चलो आप का खुद का एक कॉन्ट्रैक्टर हो, क्यों आपका एक फर्म हो, ठीक है। अभी ये बाकी का देखिए जैसे है बाकी ये पूरे आपको फिलअप करने हैं। एक एक फॉर्म जो जैसे जैसे आप भरोगे वैसे वैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये आपको सब फिलअप करना है। जैसे आप देखिए इस्टेब्लिश्ड नेम, हम इस्टेब्लिश्ड नेम यानी क्या होता है कि वो कंपनी का नाम होता है। चलो किसी ने फर्म निकाला हो तो कुछ फर्म में आप नाम देते हो, तो वो फर्म का इस्टेब्लिश्ड नेम होता है। तो आपको यहाँ जैसे आपके पैन कार्ड में नाम हो, ठीक है। आप कभी कभी एक फर्म निकालते हो तो फर्म के नाम से भी आप कभी पैन कार्ड निकालते हो, ठीक है। तो आपको वही इस्टेब्लिश्ड नेम का यहाँ आपको नाम एंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही आप यहाँ फर्म का नाम इंटर करोगे, ठीक है, तो आपको नीचे कुछ जानकारी भी दिया है, जैसे एड्रेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ फर्म का नाम डालने के बाद तो यहाँ नीचे क्या लिखा है, ठीक है, वर्क प्लेस एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ आपको नीचे वहाँ जैसे आपका जो फर्म है, ठीक है, आपका जो ऑफिस है, वहाँ जहाँ आपका ये आपने ये आपके फर्म से आप जहाँ ये काम करते हो, जो कॉन्ट्रैक्टर जो भी आप वहाँ काम करते हो, तो आपको वो एड्रेस वहाँ फिलअप करना है। अब देखिए एड्रेस में आप लिख सकते हो, एड्रेस है, फिर
ये पूरा आपको एड्रेस फिलअप करना है। और ये एड्रेस है वो आपको ऑफिस का ही एड्रेस देना है, ठीक है। जो आपका फर्म है, यानी चलो XYZ कोई भी नाम से फर्म होती है, ठीक है। कोई अभी आप कंपनी में देखते हो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनके नाम अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं इनका ऑफिस रहता है, क्योंकि ये सब ऑफिस में सब ऐसे अभी एम्प्लॉय का उनका जो सैलरी हो, ठीक है, जो भी उनका सैलरी स्टेटमेंट वो निकालते हैं, पे स्लिप निकालते हैं, ये सब उनको बनाना पड़ता है। तो सबका कॉन्ट्रैक्टर है तो सबका ऑफिस रहता है। तो आपको वो कंपनी का नाम और यहाँ पूरा एड्रेस यहाँ फिलअप करना है। जैसे आप यहाँ आपका पूरा एड्रेस फिलअप करते हो तो अब देखिए एड्रेस में क्या क्या लिखा है। अब एड्रेस है, ठीक है। अतः यहाँ परमिस नेम लिखना है यहाँ, ठीक है। यहाँ स्टेट है, फिर डिस्ट्रिक्ट है, आपका डिस्ट्रिक्ट डालना है, एरिया कोड डालना है आपको, ठीक है। लोकेलिटी क्या है आपकी वहाँ की, ये पूरा आपको यहाँ फॉर्म फिलअप करना है। जैसे आपको कोई छोड़ना नहीं है यहाँ। जैसे यहाँ देखिए स्टार लगा है, ये स्टार यानी ये होता है कि आपको ये फिलअप करना ही करना है, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको स्टार दिखेंगे वहाँ आपको ये सब जानकारी अच्छी तरह से भरनी है, ठीक है। तो आप ये सब देख लो, पढ़ लो, क्योंकि आपके चलो आपने क्या GST निकाला हो, ठीक है। तो GST कैसे रहते हैं, आप उसी पते पे आप GST निकालते हो, ठीक है। तो ये GST आपके अंडर में आपके जहाँ आपका पता है उसी के हिसाब से आप यहाँ एड्रेस डाल सकते हो, ठीक है। अब GST से देखो आपका जो फर्म होता है तो आप ये फर्म में नाम आप उसी फर्म के नाम से ही आप GST निकालते हो, क्योंकि आप सर्विस दे रहे हो तो आपको GST देना ही देना है, ठीक है। तो देखिए ये होने के बाद यहाँ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन लिखा है। तो यहाँ देखिए आप जहाँ आपका ये जो एड्रेस है वहाँ आजू बाजू में जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन रहता है, ठीक है, तो उसी का आपको वहाँ एक एड्रेस डालना है, ठीक है। आसपास में जो भी रहेगा पुलिस स्टेशन नियरेस्ट वहाँ आपको वो फिलअप करना है। और फिर नीचे क्या दिया है, अच्छा नीचे दिया है स्टार्टअप, ठीक है। स्टार्टअप डेट यानी आपका ये जो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट निकाला है, जो भी आपका फर्म है वो फर्म कब से चालू हुआ है, आपने ये कब स्टार्ट किया है, तो आपको ये पूरा रजिस्ट्रेशन का आपको यहाँ डालना है। अभी उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ। अभी सोचिए किसी ने 30/10/2017 में स्टार्टअप किया है, ठीक है। तो यहाँ स्टार्टअप में आप 30 एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, 30/10/2017 आप ये चलो यहाँ स्टार्टअप में डाल दिए। फिर यहाँ क्या लिखा है, स्टार्टअप डेट डाल दिया। फिर क्या लिखा है, पैन नंबर लिखा है, तो आपको वहाँ चलो पैन नंबर डालना है, ठीक है। अभी पैन नंबर वहाँ आप जैसे ही डालोगे, ठीक है, तो यहाँ पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डालने के बाद फिर क्या लिखा है, इस्टेब्लिशमेंट कैटेगरी लिखा है। अभी सोचिए इस्टेब्लिशमेंट कैटेगरी यानी क्या होता है, जो आपका जो वर्किंग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप डेट डालोगे, ठीक है। अब आपको प्रॉपर ही डेट डालना है, जैसे आपका जब से आपका फर्म चालू हुआ है, ठीक है, जब आपने उसी वहाँ ये डेट यहाँ फिलअप करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ कुछ आप गलती करोगे तो उसका नुकसान आपको ही होगा, क्योंकि क्या रहता है आपका स्टार्टअप वो डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जो जिस डेट से आप काम करते हो, ठीक है, उसी डेट से आपको यहाँ डालना है। जैसे सोचिए कि आप कंपनी में इसी मंथ में काम करते हो और इसी मंथ में ही आपने आपका फर्म, ठीक है, इसी फर्म आपका भी इसी मंथ से बना है, तो आपको वही डेट डालना है, क्योंकि इसी डेट से आपको PF जो आप डेट डाल रहे हो उसी डेट से आप PF और ESI भर पाओगे। अब देखो बाजू में पैन कार्ड है, तो आपका जो पैन नंबर है तो आपको यहाँ पूरा पैन नंबर फिलअप करना है, ठीक है। यानी पैन कार्ड आप यहाँ फिलअप करोगे, ठीक है। तो पैन कार्ड में और आपका जो फर्म में जो भी आपका नाम, ठीक है, पैन कार्ड का फर्म जो है वो भी आप यहाँ एकदम प्रॉपरली यहाँ आप डाल सकते हो, ठीक है। तो ये डालने के बाद अभी आगे क्या लिखा है, इस्टेब्लिशमेंट कैटेगरी लिखा है, ठीक है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट कैटेगरी क्या होता है, ठीक है। तो इस्टेब्लिशमेंट कैटेगरी ये रहता है कि आपका जो वर्किंग है, ठीक है, ये वर्किंग कौन से प्रकार का है, ये कौन से प्रकार में आता है। देखो यहाँ हमने जैसे क्लिक किया तो यहाँ बहुत सारे आए हैं, जैसे ऑर्डर है, ठीक है, शॉप है, आपका रेस्टोरेंट है, जो भी रहेगा यहाँ फैक्ट्री है, वो उसी कैटेगरी में आपको
सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो भी वर्किंग है, आपका इस्टेब्लिश्ड कैटेगरी है, वो आपको दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अभी सोचिए अभी यहाँ हम डालते हैं कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट रहता है किसी का, नहीं क्या, तो आप यहाँ कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट डाल सकते हो, कमर्शियल, ठीक है। तो ये आप डाल सकते हो इस्टेब्लिश्ड कैटेगरी, ठीक है। फिर बाद में आपने जो इस्टेब्लिश्ड कैटेगरी डालने के बाद फिर क्या लिखा है आपको आगे, ठीक है, ये आप पढ़ लो, बहुत सारे यहाँ आएंगे। जैसे ही आप सोच लो कि मेरा जो वर्किंग है वो किसके इसमें आता है, ठीक है, जैसे कमर्शियल हो, ठीक है, फैक्ट्री हो, जो भी रहेगा आप यहाँ डाल सकते हो। अब ये पूरा आपको देख के ही डालना है, ऐसा नहीं करना है कि हम किसी पे भी क्लिक करेंगे। जैसे आप फैक्ट्री में करोगे और आपका फैक्ट्री नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपका इस्टेब्लिशमेंट की कैटेगरी हो, जो भी आप कैटेगरी में आते हो, यही आपको डालना है। ऐसा नहीं कि किसी में डाल देंगे तो आपका ये फॉर्म एकदम पूरा फिलअप हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। देखिए अभी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है, आपका जो कमर्शियल वर्किंग है तो आप वहाँ वो डाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपको पूरे ध्यान से और अच्छे तरीके से सेलेक्ट करना है। फिर बाद में आगे क्या लिखा है, सेक्टर ओनरशिप टाइप। अभी क्या लिखा है ये, अभी देखिए आप पढ़िए। अभी सेक्टर ओनरशिप टाइप, अभी ये क्या होता है, अभी ये जो देखिए इसमें ये होता है कि आपका ये जो आप ये है, तो ये कौन सा जो आपका जो फर्म है वो कैसा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ क्लिक करेंगे तो बहुत सारे यहाँ कुछ ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो ये पूरा आपको ऑप्शन पढ़ना है। तो ये पढ़ने में बहुत सारे ऐसे, जैसे किसी का पार्टनरशिप होता है, किसी प्रॉपर्टी रहता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं, कमर्शियल, कोऑपरेटिव, सोसाइटी, जो भी रहता है। आप जिस अंडर में आते हो, आपका जो ऐसे ये जो इस्टेब्लिशमेंट कैटेगरी है, ठीक है, तो ये ओनरशिप टाइप कौन से प्रकार की है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी अब देखिए ये पार्टनरशिप फर्म है या, ठीक है, ये प्रॉपरेटरी फर्म है, ठीक है। ये आपको सब देख के यहाँ अच्छी तरह से क्लिक करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी क्लिक कर सकते हो। आपका जो भी काम है, प्रॉपर्टीशिप है, पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में क्या रहता है कि यहाँ दो ओनर रहते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप में। तो वो आपको पार्टनरशिप, दो ओनर रहेंगे आपके फर्म में, तो आप पार्टनरशिप फर्म डाल सकते हो। जो आपका सेल्फ हो तो आप प्रॉपर्टरी फर्म डाल सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये पूरा देख के लेना है कि आप ये पूरा पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं है कि हम किसी पे भी क्लिक करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो भी आपकी जो भी आपकी जो ये है, इनको आपकी आप जो भी डालते हो वो सही डालना है। जो भी जानकारी होगी आप सही ही डालना है। ऐसा नहीं है कि हम फॉर्म भरना है तो किसी भी क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे, ठीक है। आपको पूरी जानकारी यहाँ अच्छी तरह से सीधा आपको देना है, क्योंकि यहाँ स्टार लिखा है। जो स्टार होते हैं वहाँ आपको एकदम प्रॉपरली आपको पढ़ के, आपको सब देख के ही डालना है। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म में कुछ भी डालोगे और ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये जो आप सोचिए, अब हम उदाहरण के लिए, चलो ये प्रॉपर्टी फर्म है, चलो ऐसे डाल देते, ठीक है। कुछ भी डाल सकते हो, पार्टनरशिप भी डाल सकते हो, ठीक है। तो फिर ये होने के बाद जब हम नीचे आते हैं तो नीचे भी कुछ ऐसे दी है। जैसे आप देखिए फैक्ट्री लाइसेंस अंडर सेक्शन जो भी है, देखिए आप ये पढ़ लो। जैसे फैक्ट्री लाइसेंस नंबर रहता है, जो चलो कि ये फैक्ट्री के अंडर में आता है। किसी का चलो फैक्ट्री होता है तो उसका लाइसेंस नंबर रहता है, वो आपको वहाँ डालना पड़ेगा, ठीक है। जो फैक्ट्री लाइसेंस अंडर सेक्शन में आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ आता है कि इशू बाय ऑथोराइज प्लेस, ये कहाँ का है, ठीक है, वो प्लेस डालना है। फिर यहाँ डेट है, ठीक है, डेट ऑफ ट्रायल प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री, कब से ये प्रोडक्शन इनका हुआ है। फिर DIPP स्टार्टअप नंबर जो भी रहता है आप वहाँ डाल सकते हो, ठीक है। फिर DIPP स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन डेट जो भी रहेगा वो आप वहाँ डाल सकते हो। अभी फिर बाद में क्या लिखा है, MSME नंबर। ये MSME नंबर क्या होता है, MSME नंबर यानी जो छोटे उद्योग रहते हैं, जैसे छोटे दुकानदार, जो भी छोटा शॉप रहता है, मिनी लघु उद्योग जो भी रहते हैं, तो उसके लिए MSME कुछ आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसे MSME यानी उद्यम आधार भी बोल सकते हो, उद्यम रजिस्ट्रेशन भी बोल सकते हो। जैसे उद्यम का कुछ आपको मिला, ठीक है, वहाँ नंबर मिलता है उद्यम का, तो आपको वहाँ उद्यम का नंबर जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है वो आप वहाँ डाल सकते हो। उद्यम का एक नंबर रहता है,
वो भी आप वहाँ डाल सकते हो। ठीक है, जो भी आपकी जानकारी हो, जो भी यहाँ आप पूरे पढ़ के जो जो आपके पास अवेलेबल है तो आप वहाँ सब ये फॉर्म में आप डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ कुछ स्टार दिया नहीं, फिर भी आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आप यहाँ डालना है। फिर बाद में क्या लिखा है नीचे, ओनरशिप डिटेल्स लिखा है, तो आप ये पढ़ लो। ओनरशिप डिटेल्स में यानी क्या होता है, अभी ये ओनरशिप डिटेल यानी आप चलो आपका ये जो फर्म है, ठीक है, जो आपके फर्म में आपने जो जीएसटी निकाला है, तो ये ओनरशिप जीएसटी में क्या रहता है, पूरा आपका पूरा एड्रेस, ठीक है, आपका नाम, आपका फर्म का नाम, ये पूरा सब वहाँ रहता है। तो ये ओनरशिप डिटेल्स में आप वहाँ चलो जीएसटी का आप सब पूरा वहाँ डाल सकते हो पूरी जानकारी। ठीक है, तो अभी यहाँ क्या लिखा है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, तो आप यहाँ डाल सकते हो। मैंने आपको बोला था चलो 30/10/2017, ऐसे उदाहरण के लिए आप यहाँ ऐसे जो भी रहेगा आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आप वहाँ डाल सकते हो। ठीक है, तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आप यहाँ ओनरशिप डिटेल में डाल सकते हो। फिर बाद में नंबर ऑफ़ ओनर, अब ये ओनर कितने लोग हैं, ठीक है, इस कंपनी में। मैंने बोला जैसे अभी पार्टनरशिप फर्म हो तो इसमें क्या 2 ओनर होते हैं। ठीक है, और प्रॉपर्टी फर्म में एक ही ओनर होता है। तो जो भी पार्टनरशिप हो, प्रॉपर्टी हो, जो भी जैसे हो, तो आपको वहाँ नंबर ऑफ़ ओनर्स वहाँ डालना है। ठीक है, तो ये होने के बाद फिर बाद में क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन ड्यू डेट। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन जो ड्यू डेट है, तो ये कौन सी ड्यू डेट है। ठीक है, तो आपको ये रजिस्ट्रेशन ठीक है, अभी रजिस्ट्रेशन यानी ये क्या डालना है हमें, तो या चलो जीएसटी नंबर रहता है, तो आपको वहाँ जीएसटी नंबर डालना है रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो यहाँ लिखा है, तो वहाँ पर यहाँ डाल सकते हो पूरा अपना जीएसटी का जो भी नंबर रहता है आप वहाँ डाल सकते हो। फिर बाद में क्या लिखा है, इशूड बाय, अभी अब जो आपको ये इशूड जीएसटी का वो किसने किया है। ठीक है, तो अब वहाँ बहुत सारे जैसे सुप्रीडेंट रहते हैं, तो आप वहाँ डाल सकते हो कि वह यहाँ सुप्रीडेंट, ठीक है, वो भी आप यहाँ इशूड बाय में फिलअप कर सकते हो। अभी इशूड ऐड क्या होता है कि आपको ये जीएसटी कहाँ से मिला है, आपका कौन से एरिया के, आप जैसे आपका पता रहता है, ठीक है, वहाँ के हिसाब से मिलता है। अभी सोचिए कहीं हैदराबाद हो, महाराष्ट्र हो, जो भी रहता है आप वहाँ डाल सकते हो। ठीक है, ये डालने के बाद फिर क्या लिखा है, CIN नंबर लिखा है। ये CIN नंबर क्या होता है, जैसे CIN नंबर भी आप यहाँ डाल सकते हो। जो भी यहाँ जानकारी दिया है, तो आपको जैसे ओनरशिप डिटेल में सब आपको जानकारी अच्छी तरह से आपको यहाँ डालनी है। ठीक है, जैसे आप यहाँ और ये भी क्या रहता है, आप ये भी जो फिलअप करते हो आपको पूरा देख के ही डालना है, क्योंकि ये सब डिटेल आपकी जीएसटी में रहती है। आपको बस वहाँ क्या जीएसटी में देख के ही आपको सब डालना है। ड्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ डालना है। ठीक है, जो भी रहता है रजिस्ट्रेशन, ये सब आपको अच्छी तरह से फिलअप करना है। ठीक है, आपके पास तो जीएसटी रहता है, जीएसटी में जो भी कुछ जानकारी रहती है आप वहाँ डाल सकते हो। ठीक है, तो ये ओनरशिप के डिटेल्स है, तो इसमें क्या है, आप पूरी अच्छी तरह से ये पूरा ये जो फॉर्म है, ठीक है, तो आपको पहला पेज पूरा ऐसे फिलअप करके अच्छी तरह से देख के, ठीक है, आपको बार बार देखना है कि भाई कहाँ आप गलती कर रहे हो क्या। कहीं चलो आपका जीएसटी का नंबर कुछ आप जो टाइप कर रहे हो, जो आप वहाँ टाइपिंग कर रहे हो, कि कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि एक गलती से कुछ आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आपको अच्छी तरह से जीएसटी नंबर, स्टार्टअप डेट, ठीक है, इशूड बाय कहाँ से हुआ है, ठीक है, इशूड एट जहाँ से भी हुआ है, आप अच्छी तरह से एक ध्यानपूर्वक आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। आप जैसे ही अच्छी तरह से फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको आगे कुछ तकलीफ़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप सब पढ़ लो, यहाँ बहुत आपको पूरा जानकारी दिया है। ठीक है, ऐसा होता है कभी कभी ज़्यादा जानकारी न होने की वजह से कुछ भी आप वहाँ डालते हो, फिर बाद में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीएफ ऑफिस में, ईएसआई ऑफिस में आपको ज़्यादा चक्कर आना जाना होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, तो आपको ये फॉर्म एकदम पूरी तरह से अच्छी तरह से आपको ये देखना है कि भाई और ये पढ़ना है कि भाई ये क्या है, यहाँ हम क्या डाल सकते हैं, हमारे पास ये है नहीं है। ठीक है, ये आप सब देख लो। जैसे आप ये पूरा देखोगे तभी आपका फॉर्म अच्छी तरह से प्रॉपरली ये आपका फॉर्म सबमिट हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये पूरा पढ़ना है, हर जगह पॉइंट टू पॉइंट आपको जहाँ जहाँ स्टार दी है, जहाँ जहाँ जो भी चीज़ें वहाँ फिलअप करनी है,
आपको अच्छी तरह से और ध्यानपूर्वक वहाँ फिलअप करना है, क्योंकि क्या है ये पीएफ ईएसआईसी का बहुत अच्छी तरह से आपको फॉर्म देखना है, क्योंकि ये क्या है पीएफ और ईएसआईसी में बहुत सारे नियम होते हैं। कुछ ये नियम के हिसाब से ही आपको पूरा काम करना है, क्योंकि क्या है ये चीज़ें बार बार आपको करनी नहीं है, क्योंकि एक बार आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको हर मंथ में पीएफ और ईएसआई भरने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये आपका पहला फॉर्म तो आपने चलो देखिए आपने पूरी जानकारी से फिलअप किया होगा, ऐसे आपको फिलअप करना है। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे ही आप ये फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको यहाँ जैसे देखिए नीचे क्या होता है सेव ड्राफ्ट। ठीक है, तो आप ये सेव करना है। जैसे आपके पहला जो पेज है, ठीक है, तो आपने ये पहले पेज में जैसे इस्टेब्लिश्ड नेम था, ठीक है, ये सब आपको जानकारी हो देख के ही पूरे अपने ऐसे सेव करना है। जैसे देखिए इस्टेब्लिशमेंट नेम में आपने कुछ नाम डाल दिया, ठीक है, एड्रेस डाल दिया, फिर ये ड्राफ्ट सेव करने के बाद आपको दूसरा आएगा। ठीक है, दूसरे में क्या होता है ई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अभी ई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप पहले पेज में होने के बाद आपको ये दूसरे पेज में जाना है। तो ई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या होता है, तो ई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में ये होता है कि यहाँ आपको आपकी ईमेल आईडी देना है। जैसे आपका फर्म है तो आपको क्या करना है कि वो फर्म में आप ईमेल आईडी आपका बनाते हो आप, ठीक है, फर्म के नाम से, तो आपको यहाँ आपका ईमेल आईडी डालना है, क्योंकि ईमेल आईडी और आगे क्या लिखा है प्राइमरी मोबाइल नंबर लिखा है। ठीक है, तो ये जो मोबाइल नंबर है, ठीक है, तो वो भी आपको वहाँ देना है। अब ये क्यों देना है, इसके लिए ये क्यों ज़रूर है अभी मैं बताता हूँ। अब देखिए प्राइमरी ईमेल है, जो ईमेल आप यहाँ डाल रहे हो, और ये जो हाँ प्राइमरी मोबाइल नंबर डाल रहे हो, ठीक है, ये जो आप डालते हो इसमें क्या होता है जब आप ईमेल आईडी देते हो तो ये जो पीएफ और ईएसआईसी का आप जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, ठीक है, तो ये जो आप ईमेल आईडी एकदम प्रॉपरली डालना है हमें। ऐसा नहीं है कि कुछ ईमेल आईडी में आप गलती कर पाओगे, कुछ ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक करोगे, इस पर बहुत सारे नुकसान होते हैं। क्योंकि आपको ईमेल आईडी एकदम ही ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से कुछ स्पेलिंग कहाँ यहाँ वहाँ नीचे हुआ है, ठीक है, आपको सब प्रॉपरली देखना है, क्योंकि ये जो ई कॉन्टैक्ट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इंफॉर्मेशन एकदम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ आप छोटी भी गलती करोगे तो इसके वजह से आपको बहुत पीएफ और ईएसआईसी के चेक करने पड़ेंगे। क्योंकि क्या होता है जब आप यहाँ ईमेल आईडी देते हो तो आपको ईमेल आईडी में आपको ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन आपको मेल में आता है, आपको मेल आता है कि भाई आपका ईएसआईसी में आपने रजिस्ट्रेशन किया है, और आपको ईएसआईसी का इस्टेब्लिश्ड नंबर जो भी रहता है वो आपके मेल पे आता है। तो आपको ये मेल एकदम अच्छी तरह से डालना है, और मोबाइल नंबर फिर ये डालने, और मोबाइल में पीएफ का इस्टेब्लिश्ड कोड आता है, ठीक है, जैसे एसएमएस आता है। अब यहाँ सेव ऑन ड्राफ्ट आपको करना है, ठीक है, जो ये 2 नंबर का आप सेव कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप ये सेव करने के बाद आगे आपको कॉन्टैक्ट पर्सन, ठीक है, ये जो आगे लिखा है कॉन्टैक्ट पर्सन, ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हो गई, इस्टेब्लिशमेंट डिटेल्स, ई कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो बाद में 3 नंबर का आपको कॉन्टैक्ट पर्सन, ठीक है, ये जो कॉन्टैक्ट पर्सन दिया है फिर आपको ये 3 नंबर का सेलेक्ट करना है। अब ये कॉन्टैक्ट पर्सन में क्या होता है, कॉन्टैक्ट पर्सन यानी इसमें कौन सी चीज़ें होती है, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट पर्सन में आपको क्या क्या फिलअप करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको फिर अलग एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो ये फॉर्म में आपको देखना है कि भाई ये फॉर्म में क्या क्या है। ठीक है, कॉन्टैक्ट पर्सन में ये होता है, अब देखिए जैसे आपने कॉन्टैक्ट पर्सन में क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है कॉन्टैक्ट पर्सन, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है प्राइमरी मैनेजर। अभी ये मैनेजर, प्राइमरी मैनेजर कौन होता है, अब देखिए आप ये आपका ये फर्म होता है, ठीक है, ये फर्म का कोई जैसे अभी ओनर कभी भी क्या होता है कि ओनर कभी अभी ओनर तो चलो उन्होंने उनके फर्म निकाला है, ठीक है, तो वो और वहाँ एक मैनेजर भी होना चाहिए। जैसे ओनर कहीं चलो छुट्टी पे है ना, क्या कहीं कुछ काम हो तो वो फर्म का कौन देख पाएगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरा कौन है। ठीक है, तो एक प्राइमरी एक मैनेजर है ताकि वो मैनेजर देख सकता है कि भाई जो भी वो फर्म का जो भी कुछ
चीज़ें हैं तो वो मैनेजर भी हैंडल कर सकता है। तो आपको आपके फर्म का एक मैनेजर भी आपको वहाँ जानकारी देना है, ठीक है। तो हर फर्म में एक मैनेजर होता ही होता है। तो आप यहाँ मैनेजर का पूरा यहाँ डिटेल डाल सकते हो। देखिए तो मैनेजर के डिटेल में क्या क्या आता है, देखिए तो मैनेजर के डिटेल में उनका नाम आएगा, ठीक है। और फिर वहाँ आएगा रिप्रेजेंटिंग एस, जैसे ये मैनेजर है, ठीक है। तो उनका पर्सनल डिटेल्स रहेगा, ठीक है। डिटेल होने के बाद इनका कुछ पर्सनल ई कॉन्टैक्ट रहेगा, जो मोबाइल नंबर रहेगा, ठीक है। जो भी उनका जैसे ज्वाइनिंग कब से है, जैसे आपका फर्म जब से चालू हुआ है, ठीक है। तो ये कब से यहाँ मैनेजर की पोस्ट है, आपको ये पूरा यहाँ जानकारी देना है, ठीक है। तो यहाँ पूरा आप देख पाओगे, जैसे नाम है, ठीक है, जेंडर है, जो भी फीमेल हो क्यों मेल हो, जो भी यहाँ जो भी मैनेजर है उनका आपको यहाँ पूरा डिटेल डालना है। जैसे नाम हो गया, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, उनका डेट ऑफ बर्थ डालना है, फादर नेम डालना है, फिर ठीक है डेट ऑफ विच इन पोजीशन, जैसे कौन से दिन से ये आपके यहाँ काम कर रहे हैं वहाँ आपको डालना है। फिर यहाँ का डिजिग्नेशन क्या है, तो डिजिग्नेशन का मैनेजर डालना है आपको, ठीक है। तो मैनेजर का पैन कार्ड रहता है, तो आपको यहाँ उनका पैन कार्ड डालना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ उनका पैन कार्ड डालते हो, ठीक है। फिर बाद में ये आपको पूरा एकदम प्रॉपरली, हाँ, जैसे जैसे आप पढ़ सकते हो क्या क्या दिया है प्रॉपर, आपको पढ़ के ये सब यहाँ आपको फिलअप करना है, ठीक है। जैसे जैसे आप वहाँ पढ़ोगे तो आपको पता ही चलेगा कि यहाँ क्या डालना है, ठीक है। ये प्रॉपरली आप यहाँ डाल सकते हो। जैसे आप ये नीचे देखो एड्रेस दिया है, नेम ऑफ, ठीक है। यहाँ उनका प्रॉपरली एड्रेस डालना है, ठीक है। पूरा उनका आधार में जो भी वो जहाँ भी रहते हैं, जैसे आधार में पूरा एड्रेस होता है वो वहाँ पूरा डालना है, ठीक है। वो डालने के बाद यहाँ ईमेल आईडी दिया है तो उनका ईमेल आईडी डालो। फिर यहाँ क्या लिखा है, मोबाइल नंबर दिया है तो फिर आप यहाँ मोबाइल नंबर डाल सकते हो, ठीक है। ये पूरा यहाँ मैनेजर का यहाँ डिटेल आएगा, ठीक है। क्योंकि क्या रहता है हर फर्म में कुछ भी जैसे कभी चलो ओनर नहीं है तो वो फर्म का कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसमें मैनेजर रहता है। मैनेजर मैनेज करता है, रहता है जो भी जैसे एम्प्लॉय का जो भी कुछ प्रॉब्लम रहता है, ये रहता है। हर कंपनी में एक मैनेजर रहता ही रहता है, ठीक है। तो आपको ये सब मैनेजर का यहाँ डिटेल सब पढ़ के सब देख के प्रॉपरली, ठीक है, उनका जो भी ज्वाइनिंग है, जो भी उनका जो सब आपको यहाँ सीधा अच्छी तरह से डालना है, ठीक है। ये जैसे ईमेल आईडी हो, मोबाइल नंबर हो, ये एकदम प्रॉपरली आप पढ़ लो, ठीक है। ये सब आप डालने के बाद फिर आपको क्या होता है, यहाँ नीचे और एक है प्राइमरी ओनर, ठीक है। अभी प्राइमरी ओनर यानी ओनर ही, ओनर का आपको सब सीधा यहाँ डिटेल डालना है। यानी ओनर यानी जिसके नाम से ये फर्म है, ठीक है, जो भी यहाँ ये कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, जो भी ये रजिस्ट्रेशन कर रहा है, ठीक है, ओनर। तो ये ओनर का उनका पूरा यहाँ डिटेल फिल करना है, ठीक है। अभी देखिए प्राइमरी ओनर में आप देख सकते हो उनका नाम, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, फादर है, डेट ऑफ विच पोजीशन है। जैसे आप ही, जैसे आपकी ये कंपनी कब से चालू है, आप कब से यहाँ काम कर रहे हो, ठीक है। आज खूब आप डिजिग्नेशन है, फिर ओनर डालना है, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है ये सब आपको यहाँ फिलअप करना है, ठीक है। ये सब आप यहाँ फिलअप कर सकते हो। जैसे जैसे ये जो फॉर्म है ये पूरा कैसा रहता है, इसमें आपको पूरा आपका पूरा जानकारी देनी है, ठीक है। जैसे मैनेजर हो, ओनर हो, आप खुद ओनर हो, ठीक है। तो आपको जैसे ओनर की पूरी जानकारी देनी है। देखो प्राइमरी ओनर, ठीक है। तो प्राइमरी ओनर आप देखते हो नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, फादर नेम, फिर डेट फ्रॉम विच इन पोजीशन, ठीक है। ये सब आपको जैसे सेम आपने मैनेजर का डिटेल डाला था सेम वैसा ही एक डिटेल होता है। बस यहाँ पोजीशन में क्या रहता है, पोजीशन में जैसे आप देखिए डिजिग्नेशन में आपको ओनर डालना है, ओनर की जगह ओनर डालना है। और जैसे ऊपर मैनेजर का था वो डिजिग्नेशन वहाँ मैनेजर डालना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि ओनर के यहाँ मैनेजर डालना है और मैनेजर के यहाँ ओनर डालना है। आप ये ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि फॉर्म तो जैसे ऊपर आपको ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऊपर भी सेम वैसी ही जानकारी है और नीचे भी है, इसमें क्या फ़र्क है। तो यह उन्होंने सीधा दिया है, प्राइमरी ओनर लिखा है और वहाँ प्राइमरी मैनेजर लिखा है, ठीक है। तो आप यहाँ मैनेजर की जगह मैनेजर की ही डिटेल डालनी है और प्राइमरी ओनर में आपको प्राइमरी ओनर की ही डिटेल डालनी है। जैसे जैसे आप वहाँ डिटेल डालोगे, ठीक है, ये सब आपको प्रॉपरली ही डालना है।
एड्रेस तो ओनर का ही ओनर का डालना है, मैनेजर का मैनेजर का डालना है, ठीक है। जो भी ओनर का जो भी ईमेल आईडी हो, ठीक है, मोबाइल नंबर हो, जो भी आपको सीधा जैसे जैसे है वैसे अच्छी तरह से और प्रॉपरली आपको देख के सब फिल करना है। ऐसे पैन कार्ड जो भी नंबर रहेगा ओनर का, ठीक है। ठीक है, आप ये फॉर्म भर रहे हो तो आपको ये पूरा अच्छी तरह से जानकारी यहाँ पूरी तरह फिलअप करनी है, क्योंकि आपको पीएफ और ईएसआईसी में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। कभी कभी आपको कांटेक्ट होता है, कभी आपको चलो मेल आते रहते हैं, कोई भी आप कंप्लेंट्स करते हो, कोई भी आपको चलो कुछ इशू हो गया, कुछ जैसे कुछ आपने अच्छी तरह से रिटर्न भरे नहीं भरे, ठीक है, ये आपको सब मेल आता है, ठीक है। तो ये आपको जानकारी अच्छी तरह लिखना है, क्योंकि पीएफ और ईएसआईसी से आपको कुछ इंटरेक्शन भी आते हैं, कुछ मेल आते हैं, वो मेल के हिसाब से आपको जो भी जानकारी है आपको वहाँ उनको इन्फॉर्मेशन देना है। कभी कभी क्या होता है, कोई पीएफ और ईएसआईसी का कोड तो निकाल देते हैं, पर वो कभी कभी कुछ दिक्कतें आती है, तो वो पीएफ ईएसआईसी भर नहीं पाते हैं। तो भर नहीं पाने की वजह से उनको चलो कभी कभी मेल आते हैं पीएफ ईएसआईसी, वो पूछते हैं कि भाई आपने पीएफ ईएसआईसी कोड तो निकाला है, पर आप पीएफ क्यों नहीं भर रहे हो, ठीक है, क्या रीज़न है। आपको ये सब जानकारी वहाँ पीएफ ऑफिस में देना पड़ता है, ईएसआईसी में देना पड़ता है, ये सब आपको। इसीलिए आपको जो ये ई कॉन्टैक्ट पर्सन है, तो इसमें सब आपको सब ये जो इन्फॉर्मेशन जैसे मैनेजर, ठीक है, जैसे ओनर हो, सब आपको ये प्रॉपरली यहाँ आपको देना है, क्योंकि आपको सब यहाँ आपको कुछ कुछ जानकारी मिल पाती है, ठीक है, आपको आगे क्या करना है, ठीक है। अब देखिए आपने तो पीएफ ईएसआईसी कोड निकाला, तो आपको कभी कभी आप भरने, ऐसा नहीं है कि आपने कोड निकाला और आप चलो ये हो गए, चलो पीएफ आप भर रहे हो नहीं भर रहे हो, ठीक है। ये सब पीएफ ऑफिसर ईएसआईसी वाले सब देखते रहते हैं, ठीक है। तो कुछ भी उनको कुछ होगा तो आपको मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब होने के बाद फिर आपको फिर सेव एज ड्राफ्ट, ठीक है, सेव एज ड्राफ्ट में आपको क्लिक करना है। यानी आपका ये 3 नंबर का जो फॉर्म है, ठीक है, जो आप ये भर रहे हो, तो वो भी आपका सेव हो जाएगा। सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद फिर आप फिर ऊपर चले जाओगे, ठीक है। तो फिर आपका 1 वाला फॉर्म ओके हो गया, 2 वाला हो गया, 3 वाला भी आपने चलो करवा दिया। फिर आइडेंटिफायर, अभी ये आइडेंटिफायर में क्या होता है, जैसे आप आइडेंटिफायर में क्लिक करते हो, तो आइडेंटिफायर में क्या करना है, जैसे ये ओनर है तो ओनर को आपको आइडेंटिफायर उनको एक जानकारी, उनको एक कुछ जानकारी देनी होती है। तो आप आइडेंटिफायर में क्या जानकारी दे सकते हो, तो आइडेंटिफायर में आप जीएसटी का दे सकते हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ बहुत सारे ऐसे कुछ ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो जो भी आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ डाल सकते हो। अब देखो यहाँ हम क्लिक करते हैं, जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे जानकारी यहाँ मिलेगी आपको, देखो, ठीक है। तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो, देखो यहाँ जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको इतने सारे ऑप्शन आएंगे। जो भी आपके पास ये जो ऑप्शन अवेलेबल है, तो उसी तरह के आप वो डॉक्यूमेंट वहाँ सेलेक्ट करके आप बाकी की जो भी जानकारी है वहाँ आप डाल सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे आप वहाँ जानकारी डालोगे तो ये आपका आइडेंटिफायर का पूरा फॉर्म कंप्लीट हो पाएगा। अब देखिए यहाँ बहुत सारे दिखे, एनी लाइसेंस, ठीक है, जो भी रहेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, जो भी आपके यहाँ जो आइडेंटिफायर आप दे सकते हो, जैसे आप यहाँ जीएसटी का दे सकते हो, ठीक है। तो जीएसटी का आप क्लिक कर सकते हो। जैसे आप जीएसटी का क्लिक करोगे तो देखिए अभी सोचिए आपने, हम एग्जांपल के लेते हैं, अरे आइडेंटिफायर हमने जो चलो जीएसटी हमने ओके करवा दिया है, फिर बाद में क्या लिखा है, आइडेंटिफायर वैल्यू, इसमें आप क्या डाल सकते हो, इसमें आप चलो आइडेंटिफायर वैल्यू में आप जैसे जीएसटी नंबर डाल सकते हो, ठीक है। तो आइडेंटिफायर टाइप जहाँ आगे लिखा है, तो आइडेंटिफायर टाइप क्या होता है, तो देखिए अभी ये कौन से भी आप यहाँ सेलेक्ट करोगे, ठीक है। जैसे हमने अभी ये जीएसटी होता है, गुड एंड सर्विस, ठीक है, ये जो है, तो हम चलो जीएसटी में क्लिक करेंगे। तो जीएसटी जैसे जैसे जो भी रहेगा आप पूरा पढ़ लो, ऐसा नहीं है कि आप जीएसटी करना है आपको, जो आपके पास आइडेंटिफायर के जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ जो भी जानकारी आप दे सकते हो, ठीक है। तो आप ये पूरा अच्छी तरह से पढ़ लो, और जैसे जैसे आप यहाँ अच्छी तरह से पढ़ोगे तो तभी आपको मालूम हो जाएगा कि चलो हमें क्या है, चलो ठीक है। ऐसे आप पढ़ के यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये सेलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ लिखा है, अब ये पूरा पढ़ लो,
ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे आप ये पढ़ोगे, हाँ, पढ़ने के बाद ही आपको सब फिलअप करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ऐसे ऑर्डर जो भी ऐसे ही क्लिक करना है, ऐसे जानकारी देना है, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ प्रॉपरली ही टाइप करके जानकारी देनी है, क्योंकि यहाँ क्या है, स्टार है। स्टार यानी क्या है, जहाँ जहाँ स्टार लिखा है वो आपको प्रॉपरली ही यहाँ इन्फॉर्मेशन देना है। यहाँ कुछ गलत आपको देना नहीं है। आप गलती करोगे तो आपको इसका नुकसान आपको ही होगा, ठीक है। तो आप ये सब अच्छी तरह से पढ़ लो, क्योंकि क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है कि ये करूँ या वो करूँ, ये डालूँ वो डालूँ, जो भी, ठीक है। जैसे अभी सोचो मैंने यहाँ गुड सर्विस टैक्स हमने, चलो जीएसटी का हमने डाला है, ठीक है। जैसे हम जीएसटी का डालेंगे तो आप यहाँ पढ़ सकते हो, जैसे देखो आइडेंटिफायर वैल्यू। अब आइडेंटिफायर वैल्यू में आप क्या डाल सकते हो, जैसे जीएसटी नंबर डाल सकते हो, ठीक है। जीएसटी नंबर डालो, फिर क्या लिखा है, नेम ऑन एज, ठीक है, नेम एज ऑन आइडेंटिफायर। जैसे नेम ऑफ द एज आइडेंटिफायर यानी क्या होता है, जैसे आपका फर्म का नाम होता है तो आपके यहाँ फर्म का नाम डाल दो, ठीक है। फिर क्या लिखा है आगे, आगे लिखा है डेट ऑफ इशू। फिर अभी डेट ऑफ इशू में आप क्या डाल सकते हो, तो डेट ऑफ इशू में आप वही डाल सकते हो कि जब से आपका ये फर्म जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जो आपके फर्म से नाम से आपने कॉन्ट्रैक्टर निकाला है, ठीक है, तो वो कब से चालू है, वही मैंने आपको उदाहरण के बोला था कि 30/10/2017, ठीक है। ऐसे जो भी रहेगा आप वहाँ डाल सकते हो, आपका जो भी स्टार्टअप है, ठीक है, वहाँ पे ऐसे डाल सकते हो। फिर बाद में आपको, अभी ये आप जीएसटी का डाल रहे हो तो फिर इसमें क्या आता है, इशूड बाय अथॉरिटी। तो इशूड बाय अथॉरिटी में आप यहाँ ये डाल सकते, ये आपको किसने दिया, ठीक है। तो आप यहाँ कोई भी, जैसे सुप्रिटेंडेंट, ठीक है, सुप्रिटेंडेंट आप यहाँ डाल सकते हो, ठीक है। ये डालने के बाद फिर क्या लिखा है, इशू एट प्लेस, तो ये कहाँ से आपको मिला है, ठीक है। जो भी रहेगा, हैदराबाद हो, चेन्नई हो, मद्रास हो, जो भी, जैसे महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, जहाँ से भी आप जीएसटी आपने बनाया है वहाँ पे आपको ये फिलअप करना है। यानी प्रॉपरली आपको यहाँ फिलअप करके ही आपको ये पूरा फॉर्म सबमिट करना है। जैसे आप यहाँ पूरी जानकारी यहाँ आप डालोगे, हमने एक उदाहरण के लिए जीएसटी लिया था, तो जीएसटी जैसे डालोगे, फिर यहाँ क्या लिखा है, ऐड। तो ये आपको जैसे ही आप एक ऐड को क्लिक करोगे तो आपको जो भी आपने जानकारी यहाँ फिलअप किया है वो सब ऐड हो जाएगा। यानी देखिए, जीएसटी का नंबर आएगा, आइडेंटिफायर टाइप आएगा, ठीक है, नेम एज आइडेंटिफायर आएगा, डेट ऑफ इशू आएगा, ठीक है। जो भी रहेगा आप जैसे ऐड करोगे वो नीचे फिलअप हो जाएगा, ठीक है। ये फिलअप होने के बाद फिर हमें ये सेव करना है, ठीक है। सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद फिर बाद में क्या है, आगे देखिए एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आएगा, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में क्या है, जैसे क्लिक करोगे देखिए यहाँ एक कुछ जानकारी दी है। अतः एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में देखिए आप यह क्या देख सकते हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉई इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, ठीक है, एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय एज ऑन डेट ऑन एप्लीकेशन। अभी देखिए यहाँ लिखा है, ये क्या है, अभी देखिए ये जो है, इसमें आप देख पाओगे कि आपको जो PF का आप जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो ये रजिस्ट्रेशन किसके, देखिए आपके कितनी एम्प्लॉई है, ठीक है। तो डू EPF एंड MP एक्ट, ठीक है, ये जो लिखा है, ठीक है। तो आपको ये पूरा पढ़ना है कि भाई ये अपने पास कितने एम्प्लॉय है आपके पास, ठीक है। तो आप ये देख लो, ठीक है। अब यहाँ कुछ ऐसे उन्होंने कुछ दिया है सिलेक्शन, अभी यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं, एक बार देखते हैं ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ हम जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ का क्या आएगा, डू यू EPF एंड MP एक्ट अप्लाई टू इस्टेब्लिशमेंट। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो और यहाँ चलो दो ऑप्शन आए, एक है वॉलेंटरी कवरेज एप्लीकेशन, ठीक है, और यस। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि चलो आप ये जो PF कोड बना रहे हो, तो ये भी क्या क्या आपको, जैसे आप ये 20 के आगे एम्प्लॉय रहेंगे, ठीक है, तो ये आप यस करोगे, ठीक है। तो ये PF के और ESIC के एक्ट में आता है यस। ये रेगुलरली PF होता है। ये वॉलेंटरी कवरेज ये होता है कि जो लोग किसी के 20 के कम एम्प्लॉय है, यानी किसी के 10 एम्प्लॉय है, ठीक है, 10 ही एम्प्लॉय है, तो वो क्या कर सकते हैं, तो वो इन्होंने ऑप्शन दी है कि चलो किसी के 10 एम्प्लॉय है जो कंपनी में, जैसे जो भी वो हम उसने निकाला है उसमें 10 ही एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो ये क्या कर सकता है। तो उसके लिए छोटा सा एकदम लघु छोटा उद्योग है, छोटा फर्म है,
तो वहाँ वो वॉलेंटरी कवरेज में वो पीएफ और ईएसआई का इस्टेब्लिश्ड कोड ले सकता है। तो जैसे ये अभी हमने उदाहरण के लिए हम ये दे सकते, चलो इनको वॉलेंटरी कवरेज लेना है तो वो वॉलेंटरी कवरेज में क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जला और जिनका 20 के आगे एम्प्लॉय हो तो वो रेगुलर में जैसे यस कर सकते हैं, जैसे यस करेंगे तो वो 20 के आगे जो भी उनके एम्प्लॉय है तो वो पीएफ ईएसआई के में एक्ट में आता है। और जिनके 10 होते हैं, जिनका एकदम छोटा फर्म है, तो वो वॉलेंटरी कवरेज में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये होने के बाद फिर आप नीचे देख सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे अब ये पूरा पढ़ सकते हो आप कि भाई यहाँ क्या क्या जानकारी दिया है, ठीक है। ये जैसे अभी ये वॉलेंटरी तो आपको समझ में आया, वॉलेंटरी यानी 10 जिसके के 10 एम्प्लॉई है, ठीक है, वो वॉलेंटरी कवरेज ले सकता है। किसी 20 के आगे है वो यस करके वहाँ फॉर्म सेलेक्ट कर सकता है। फिर क्या लिखा है, इन इस्टेब्लिशमेंट, देखिए यहाँ कुछ लिखा है, आप यहाँ पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए अभी इस्टेब्लिशमेंट है। अब यहाँ जो बाकी में आप जैसे क्लिक करोगे, आप यहाँ चलो यहाँ क्लिक करोगे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, तो मल्टीनेशनल जो आपका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो मल्टीनेशनल है क्या, ठीक है। तो नहीं रहेगा तो नो कीजिएगा, यस रहेगा तो आप यस कीजिएगा, ठीक है। जो भी अब मल्टीनेशनल तो किसी की रहती नहीं है, चलो किसी की होती है तो वो यस करेंगे, किसी की नहीं रहेगी तो वो नो करेंगे, ठीक है। इसी हिसाब से आप फॉर्म फिलअप करना है। बाद में क्या लिखा है, वेदर एनी वर्क, ठीक है, कहीं आपका और भी कोई आपका काम चल रहा है क्या, ठीक है, आप अदर यहाँ काम कर रहे हो क्या, ठीक है। जो भी यहाँ देख आप जैसे आप पढ़ सकते हो, वहाँ भी आपको देख के यस और नो करना है, जो भी है, ठीक है। आपको एकदम आराम से पूरा देख के ही पूरा पढ़ के ही सब करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ गलती है, ऐसे चलो फॉर्म है तो इसलिए हम कुछ भी डाल के भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको पूरा पढ़ के ही, पूरा पढ़ने के बाद ही सब वहाँ ओके यस जो भी रहेगा वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो, हम ये पूरा पढ़ लो, ठीक है। जो क्या क्या इन्होंने जो जो जानकारी दिया है, आप ये सब पढ़ के वहाँ सब फिलअप कर सकते हो। जैसे जहाँ हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो जैसे हम यहाँ क्लिक करें तो वही ऑप्शन आएगा यस और नो। अभी ये जो जानकारी दी है आपके पास है नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ यस और नो फिलअप कर सकते हो, ठीक है। नीचे से वैसा ही दिया है, ठीक है। ये भी देखिए, आप यस करना है, नो करना है, ये सब आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है आप वो सब देख के वहाँ फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप ये फिलअप करोगे, ठीक है, तो आपको फिर बाद में नीचे कुछ ऐसे आया है, अभी आप देख पा सकते हो, नंबर ऑफ़ वर्कर एज ऑन डेट, ठीक है। जैसे अभी ये नीचे कुछ दिया है, जैसे देखिए रेगुलर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, टोटल, ठीक है, जो भी रहेगा ये आप सब देख लो, इसमें क्या क्या डालना है। यहाँ पे हम आपको कुछ इसके बारे में आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है। अब ये देखिए आपने, चलो ये एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में आपने जो जो पढ़ा है वो सब आपने आपको सीधा अच्छी तरह से जो भी वॉलंटरी कवरेज हो, जो भी 20 के आगे जो भी एम्प्लॉय हो, जैसे आपको ये सब पीएफ ईएसआई के जैसा है आपको भरना है। अभी यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है जैसे एम्प्लॉय की डिटेल, ठीक है, नंबर ऑफ़ वर्कर एज ऑन डेट। जैसे मैंने वॉलंटरी कवरेज के बारे में बताया आपको। वॉलंटरी कवरेज में जैसे किसी के 10 एम्प्लॉय हो, ठीक है, तो वहाँ डाल सकता है कि भाई उनके क्या है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉई, ठीक है, जो भी रहेंगे 10, जो भी है, मेल है फीमेल है, ठीक है, वहाँ आप वो डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ और फिर बाद में क्या लिखा है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉई, ठीक है, जो 21,000 लेस, जो भी यहाँ आप जो भी जानकारी है वो सब देख के आप वहाँ डाल सकते हो। जो भी आपके मेल है फीमेल है, जितने हैं एम्प्लॉय, आप ये सब फिलअप करके यहाँ अच्छी तरह से आप डाल पाओगे, ठीक है। तो आपको ये सब फॉर्म भर के पूरा पढ़ लेना है आपको ये फॉर्म, और ये पढ़ने के बाद ही आपको सीधे तरह से ये जैसे जैसे वो जानकारी पूछ रहे हैं वैसे वैसे आपको ये डालना है। अब देखो ये नंबर ऑफ़ वर्कर एज ऑन डेट, इसमें जो भी है आपको वहाँ डाला है। हम उदाहरण के लिए चलो यहाँ 10 मेल डाल देते हैं, यहाँ टोटल 10 हो जाते हैं, ठीक है। बाद में नंबर ऑफ़ एम्प्लॉई, ठीक है, ये वेजेस एज 21,000 और लेस, ऐसा जो लिखा है, जैसे भी जो भी हो वहाँ वैसे डाल के आपको फिलअप करना है, ठीक है। आपको ये जो फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्म होने के बाद फिर आपको बाद में गिव फर्स्ट डेट सीन व्हेन
10 as 20 और मोर कवरेजेबल एम्प्लॉई अंडर ESIC एक्ट वेयर एम्प्लॉई फॉर वेजेस। अभी यह जो लिखा है, ठीक है, तो ये जो भी रहेगा आपका, जैसे आपके 10 एम्प्लॉई हो, 20 हो, जो भी आपने डाला है, फिर वहाँ का जो भी आपका स्टार्टअप है, स्टार्टअप डेट है, वो भी वहाँ यहाँ आपको फिलअप करना है। जैसे आप यहाँ स्टार्टअप डेट फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये स्टार्टअप डेट यहाँ डालना है, ठीक है। ये पूरा पढ़ के ही, प्रॉपरली पढ़ने के बाद ही आपको ये सब करना है, ठीक है। आप देख सकते हो जो जो जानकारी यहाँ दिया है, ऐसा नहीं है कि आप ये कॉलम छोड़ दो, दूसरा कॉलम भर के आगे बढ़ो। आपको पूरी तरह से हर कॉलम को देख के जो जो जानकारी यहाँ दिया है, जो जो इन्होंने कुछ जो जो बताया है, आपको सीधा तरह से पढ़ के, प्रॉपरली देख के, इसका मतलब क्या है, ये मतलब सब समझ के, सब डिटेल आपको अच्छी तरह से फिलअप करना है। आप जितना ज़्यादा वहाँ देखोगे, पढ़ोगे, तो जैसे फिलअप करोगे वैसे ही आपका फॉर्म अच्छी तरह से सबमिट हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, आप जो भी यहाँ डिटेल देते हो, ये सब PF ऑफिस और ESIC ऑफिस में ये सब डिटेल चला जाता है, ठीक है। जो भी ऐसा नहीं है, जो भी आप स्टार्टअप डेट डाल रहे हो, जो भी आपका ज्वाइनिंग, जैसे आपके कंपनी का जो भी ज्वाइनिंग है, जो भी है, सब आपको प्रॉपरली अच्छी तरह से ये पूरा फॉर्म आपको फिलअप करना है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो जी, अभी देखो यहाँ लिखा है टू एम्प्लॉई, ठीक है, एम्प्लॉयड डायरेक्टली ऑफ, ठीक है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। ये अभी जो टोटल वेजेस लिखा है इन्होंने, ठीक है, टोटल वेजेस जो भी है, अभी देखो मिनिमम वेजेस रहता है, आप जो किसी मंथ में काम कर रहे हो, आपका कितना टोटल वेजेस है, ठीक है, मिनिमम वेजेस के हिसाब से आप यहाँ वहाँ ये सब फिलअप कर सकते हो, ठीक है। ये होने के बाद फिर बाद में क्या लिखा है, वेजेस पेड एंड एम्प्लॉई, ठीक है। ये जो 21,000 लेस, ये भी जो भी एम्प्लॉई है इसके अंडर में आते हैं, वो सब आप जो भी आपका जो रहता है वो आप फिलअप करवा लो, वहाँ ये सब वहाँ डालना है आपको, ठीक है। फिर बाद में क्या लिखा है, ESIC कोड नंबर ऑफ ESIC नंबर इफ़ कवरेज अर्ली, जो भी यहाँ कैसे कितने एम्प्लॉई है ESIC कोड में, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, जो भी लिखा है एम्प्लॉय कितने हैं, आपको सब नीचे ये पढ़ के अच्छी तरह से आपको डालना है। अभी सोचिए किसी ने चलो 10 एम्प्लॉय है उनके, ठीक है, तो वहाँ क्या डाल सकते हैं, वो 10 एम्प्लॉय वहाँ डाल सकता है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन दैट कैन बी एम्प्लॉयड ऑन एनी ऑन डे एज पर लाइसेंस, ठीक है। तो ये जैसे वो 10 डाल सकता है, फिर वो डालने के बाद ठीक है, वहाँ सब ऐसे आपको जो ये जो भी रहेगा यहाँ जो भी डिटेल है वो सब पूरा फिलअप करना है, ठीक है। जैसे ऐसा डिस्क्राइब वर्क कैरिड आउट जो भी रहेगा, आप वहाँ जो भी जानकारी आपको देना है अच्छी तरह से, वह सभी आपको ये जानकारी अच्छी तरह से फिलअप करना है। जैसे जैसे आप ये अच्छी तरह से जानकारी फिलअप करो, अभी यह देखो ओके करने के बाद यहाँ क्या आता है, जैसे देखो ओनर, ठीक है। अभी ये जो आप क्या है, ये आपका जैसे कुछ भाड़े पे है, ठीक है, कुछ लीज पे लिया है, कि आप खुद उसके ओनर हो, जो भी आपका ऑफिस है वो किसके ऐसा ये है, जैसे आपने लीज में लिया है, ठीक है। कभी कभी क्या भाड़े करार में रहता है ऑफिस, कभी किसी का खुद का ऑफिस रहता है, ठीक है। सब ऐसे बहुत सारे ये होते हैं, आप कौन से कैटेगरी में आते हो, आपका खुद का है तो आप ओनर कर सकते हो, ठीक है, ओनर हो तो वहाँ क्लिक कर सकते हो। फिर ये होने के बाद फिर बाद में क्या लिखा है ये सब आप पढ़ लो, ठीक है। फिर यहाँ जो भी रहेगा आप ये पढ़ के यस नो आप वहाँ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब जानकारी आपको अच्छी तरह से पूरा पढ़ के पूरा ये आपको फिलअप करना है, क्योंकि इसमें क्या है, ये फॉर्म जो आप सबमिट कर रहे हो इसमें आप गलती मत कीजिएगा। जितना आप गलती करोगे उतना ही आपको उसका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप क्या है PF ESIC कोड एक ही बार आप बनता है, ठीक है। तो आप एक बार, क्योंकि ये जो काम कर रहे हो आप, वो हर बार आपको हर मंथ में ये आपको चलने वाला काम है, ठीक है। जो ये पूरा जानकारी आपको देना है, तो अच्छी तरह से ही फॉर्म सब देख के फिलअप करके आपको अच्छी तरह से भरना है। तो ये फिर बाद आपको शेयर ड्राफ्ट करने के बाद फिर बाद में आपको ब्रांच, ठीक है,
डिवीज़न ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जब हम फॉर्म में चले जाएंगे, ठीक है, तो ये जैसे हम इस फॉर्म में चले जाएंगे तो इसमें कुछ जैसे अभी ये भी सेम एक वैसे ही फॉर्म है। ये फॉर्म आप पूरा पढ़ लो, इसमें क्या क्या जानकारी दिया है, ठीक है। अब ये सब देख लो। अभी इसमें कुछ स्टार नहीं दिया है, ठीक है। जैसे अभी हमने पहले ही बताया कि जहाँ जहाँ स्टार है वहाँ आपको स्टार है तो वहाँ डिटेल डालना ही डालना है। जहाँ स्टार नहीं है वहाँ चलो आप डिटेल डालो ना डालो, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। पर आप ज़्यादा से ज़्यादा देख लो कि जहाँ जहाँ स्टार है वहाँ वहाँ आपको फॉर्म फिलअप करना ही करना है, वहाँ जानकारी देना ही देना है। अब देखो यहाँ कुछ ऐसे कुछ चीज़ें वहाँ स्टार वाली कुछ है नहीं है। चलो हम इसमें कुछ आप डाल भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार है नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप डाल नहीं सकते हो। तो ठीक है, तो ये हम फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें कुछ स्टार है नहीं इसलिए हम कुछ ज़्यादा इसके बारे में देखते नहीं है, ठीक है। फिर बाद में क्या है, ये फिर आपको सेव एज ड्रॉप करना है, ठीक है। जैसे आप ये करोगे फिर बाद में क्या आता है, ठीक है। जैसे आप यह करोगे फिर बाद में एक्टिविटी आता है। जैसे अब देख लो ये एक्टिविटी हम जैसे क्लिक करेंगे तो जैसे हम एक्टिविटी में जैसे क्लिक करें, अभी ये एक्टिविटी क्या होता है, जैसे आप जो आपका जो वर्किंग है, ठीक है, जो आप ये वर्क कर रहे हो ये किसके अंडर में आता है, ये जो कौन सा ही जो वर्क आप कर रहे हो, ठीक है। तो ये वर्क यानी कैसा रहता है, बहुत सारे वर्क रहते हैं। किसी का चलो रेस्टोरेंट होता है, ठीक है, किसी का होटल रहता है, किसी का जो भी आपका जो वर्क आता है। जैसे अब देखो यहाँ हम जहाँ क्लिक देखिए ये आप पढ़ लो, देखिए इसमें क्या क्या दिखा है, प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। जो अभी आप यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ क्या आता है, यहाँ बहुत सारे ऐसे कुछ जानकारी मिलेंगी, ठीक है, कि आपका जो वर्क है जो किसके इसमें आता है, जैसे ठीक है, जैसे अभी देख पाओगे आप, ठीक है। अभी देखो ये पढ़ लो आप, प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका बहुत सारे कुछ ऑप्शन यहाँ आपको मिलेंगे। देखो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो ये ऑप्शन आप पूरा पढ़ सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो भी ऑप्शन यहाँ देख सकते हो, बहुत सारे ये है जो आपका जो वर्किंग है। तो ये जो भी आपका जो वर्क आता है वो कौन से अंडर यहाँ देखिए बहुत सारे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अच्छा, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्टर इंडस्ट्री, जो भी रहेगा आप देखो यहाँ पूरा केमिस्ट, जो भी रहेगा आप पूरा कॉलेज है जो भी है जैसा भी है आपका वर्क। जैसे अभी सोचो इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, किसी का रेलवे होता है, कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑपरेटर, जो भी रहता है आपको वहाँ एक्टिविटी में आपको यहाँ क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ जैसे क्लिक करने के बाद फिर बाद में क्या है, अब पूरा देख लो यहाँ क्या क्या है। ये होने के बाद फिर नेचर ऑफ वर्क आता है। अभी नेचर ऑफ वर्क में क्या है आपका, जैसे कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है तो आप वहाँ कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट आप यहाँ डाल सकते हो, ठीक है। तो फिर बाद में क्या लिखा है, बाद में लिखा है सब कैटेगरी ऑफ नेचर ऑफ वर्क लिखा है। जैसे आपकी ये जो कैटेगरी, अब देखो ये हम ये नेचर ऑफ वर्क, ये जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऐसे इंजीनियर है बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आते हैं। ये सब ऑप्शन आपको यहाँ देखने हैं, पूरा देख के ही आपको यहाँ फिलअप करना है। जैसे जैसे आप यहाँ पूरा देखेंगे आपको सब जानकारी मिलेगी कि भाई मेरा नेचर ऑफ वर्क क्या है, ठीक है। अभी सोचो किसी का कमर्शियली इस्टेब्लिश्ड होता है तो आप वहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। फिर बाद में सब कैटेगरी ने ऑफ नेचर वर्क का, ठीक है। तो ये क्या है, तो कंस्ट्रक्शन एजेंसी रहता है किसी का, ठीक है, तो वो आप वो डाल सकते हो एक्टिविटी में। एक्टिविटी यानी आपके जो आप जो वर्क कर रहे हो उसके बारे में आपको आपकी क्या क्या एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ जानकारी देना है, ठीक है। जैसे देखो आप यहाँ क्लिक करोगे फिर आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। तो ये ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है और ये प्रॉपरली ही आपको यहाँ क्लिक करना है, क्योंकि क्या है जो भी आप वर्क कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो ये सीधा आपको देना है। फिर बाद में आपको क्या है, ये होने के बाद फिर अटैचमेंट। अभी ये जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है, अभी आपका पूरा फॉर्म तो ओके हो गया है। अब जो लास्ट में जो है, जैसे हम अटैचमेंट में यहाँ क्लिक करेंगे, हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसमें क्या है, अटैचमेंट ऑफ प्रूफ एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ जो अटैचमेंट प्रूफ एड्रेस में जैसे हम क्या डाल सकते हैं, ये देखो ऐसे जैसे क्लिक करेंगे तो हमें जो भी कुछ गवर्नमेंट का जैसे अथोराइज जो भी सर्टिफिकेट रहेगा तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। जैसे एनी लाइसेंस, ठीक है, जो भी रहेगा आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। जैसे एनी लाइसेंस सर्टिफिकेट नंबर इशू बाय एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी, ठीक है, जो भी रहेगा
आपको वहाँ सेलेक्ट करना। अभी सोचो GST लगा रहे हो तो वहाँ जैसे आप ओके कीजिएगा, ठीक है। ओके करने के बाद ये क्या है, 136 वाला कॉलम है। जैसे आप यहाँ कौन सा भी एनी लाइसेंस सर्टिफिकेट नंबर इशू बाय एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये जो आप सब कौन से आप यहाँ आपके पास जो भी जो डॉक्यूमेंट है आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। ये सेलेक्ट करने के बाद फिर क्या लिखा है, 137 में आप देख सकते हो। वहाँ जैसे आप वहाँ क्लिक करोगे तो आपको वो डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करना है। जैसे ये आप जो भी आपका पास जैसे GST हो तो आप यहाँ GST का PDF बना के आप यहाँ अपलोड कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ अपलोड करोगे फिर बाद में क्या लिखा है, डेट ऑफ सेटअप अटैचमेंट, ठीक है। डेट ऑफ सेटअप प्रूफ में यहाँ जैसे जो भी आपके पास सेटअप है, जैसे MSME हो, GST हो, जो भी आप यहाँ जो आपके पास प्रूफ है सेटअप का, ठीक है। जैसे आपने जो फॉर्म बना है उसका जो सेटअप है, स्टार्ट है, ठीक है। जो भी प्रूफ है आपको पूरा यहाँ डालना है, ठीक है। तो इसकी जानकारी आपको याद है कि फिर आपको PDF फाइल बना के यहाँ भी कुछ आपको अपलोड करना है। जैसे आप हम यहाँ GST ही अपलोड करवा देते हैं, ठीक है। तो आप GST यहाँ अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रेफरेंस नंबर है, रेफरेंस नंबर में आप GST नंबर डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पूरा आपको ऑप्शन मिलेगा, ये आपको ऑप्शन पूरे पढ़ लेने हैं और जो भी चीज़ें आपके पास हो, जो भी जानकारी आपको मिलती है, आप सीधा वहाँ क्लिक करके जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है ये सब डॉक्यूमेंट आप देख के, ठीक है, पूरा जान के, ठीक है, पूरा पढ़ के आपके पास जो अवेलेबल है वो एक ही ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहाँ अपलोड करना है PDF फाइल बना के। जो भी रेफरेंस नंबर है वहाँ आपको रेफरेंस नंबर देना है, जो भी डेट ऑफ, ठीक है, जो भी आपका स्टार्टअप का जो भी प्रूफ आप वहाँ दे रहे हो वहाँ आपको देना है। फिर इशूड बाय, फिर आपका जो डॉक्यूमेंट आपको दिया है वो किसने इशू किया है वो सब आप भी यहाँ फिलअप करके अपलोड करना है, ठीक है। फिर बाद में क्या लिखा है, लाइसेंस प्रूफ अटैचमेंट, ठीक है। अब ये लाइसेंस प्रूफ अटैचमेंट में आप क्या दे सकते हो। जो आप लाइसेंस प्रूफ अटैचमेंट में क्या होता है, जैसे हमने आपको पहले बताया कि ये 2 प्रकार के होता है। जैसे किसी के 10 एम्प्लॉय हो तो वो 10 एम्प्लॉय जो वॉलंटरी कवरेज में आता है, तो 10 एम्प्लॉय के लिए चलो कुछ लाइसेंस प्रूफ एक फॉर्म रहता है, आपको वो फॉर्म डाउनलोड करके, ठीक है, ये सब फॉर्म लेना है। जैसे लाइसेंस प्रूफ का एक फॉर्म रहता है आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। वो डाउनलोड करने के बाद पूरा आपको वहाँ जानकारी देना है। जैसे एम्प्लॉय का नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, फिर आपका फर्म का नाम रहेगा, फर्म के बाद फिर ओनर के कुछ सिग्नेचर रहते हैं। आपको ये पूरा एक ऑफलाइन फॉर्म रहता है, ये पूरा ऑफलाइन फॉर्म भर के उसका PDF बना के लाइसेंस प्रूफ अटैचमेंट इसमें ये आपको अपलोड करना है। ये उसमें सब आपके ओनर के सिग्नेचर रहेंगे, सब ये सब करके आपको, जैसे आपको वहाँ कुछ नाम दे सकते हो, ठीक है। लाइसेंस प्रूफ अटैचमेंट में जैसे आप VPF एग्रीमेंट ऐसे कुछ डाल के यहाँ अपलोड कर सकते हो। फिर ये बाद में एक स्पेसिमेन सिग्नेचर रहता है। स्पेसिमेन सिग्नेचर में क्या रहता है, जैसे ओनर की पूरी डिटेल रहती है, ओनर की पूरी आपको डिटेल वहाँ डाल के, जैसे वहाँ स्पेसिमेन सिग्नेचर में क्या होता है, वहाँ जैसे आपका इस्टेब्लिशमेंट जो भी आपका फर्म का नाम है वहाँ आपको नाम डालना है। फिर आपका जो भी प्रॉपर्टी है, पार्टनरशिप फर्म है, जो भी वो एक ऑफलाइन फॉर्म रहता है, वो यहाँ से आप एक सैम्पल डाउनलोड कर सकते हो। फिर वहाँ आपको 3 जगह साइन करना है। साइन करने के बाद जो भी पार्टनरशिप है, ओनर है, ओनर का नाम डाल के ये फॉर्म आपको सब फिलअप करके उसका स्कैन करके एक PDF फाइल बनाना है। और PDF फाइल बनाने के बाद फिर आपको यहाँ अपलोड करके देना है। जैसे ही अपलोड करोगे फिर बाद की जो प्रोसेस है, ठीक है, जो फिर आपको एक सबमिट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये देखो लास्ट में आपको सबमिट का फॉर्म आ रहा है। तो आपको ये पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक आपने जो फॉर्म में फिलअप किया है सब आपको देख के, फिर से कहाँ गलती हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, ये सब प्रॉपरली आप देख के ही सबमिट करो। ऐसा वैसे तो वो सबमिट होगा नहीं, कहीं भी गलती आएगा तो आपको लाल रंग से कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, ठीक है। लाल वर्ड में कुछ आएगा कि वहाँ आपने यहाँ कुछ गलती किया है, आपको ये दोबारा अच्छी तरह से भरना है, ठीक है। जो भी जब तक ये आपका फॉर्म प्रॉपरली पूरा नहीं होगा तब तक ये सबमिट नहीं होगा। जैसे आप सबमिट में बटन में क्लिक करोगे तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ ऊपर
वो जानकारी देंगे कि यहाँ आपने कुछ गलत भरा है, आपको यहाँ कुछ ये हो रहा है। तो ये सब आप जैसे ही प्रॉपरली, जैसे कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, जैसे पैन कार्ड में अलग है, आधार में अलग है, जो भी रहेगा आपको प्रॉपरली ही पूरा डिटेल भरना है। आप जैसे ही अच्छी तरह से पूरा अटैचमेंट, जो जो अटैचमेंट आप लगा रहे हो, पूरा प्रॉपरली है आपको पीडीएफ फाइल बना के सब देख के ही अटैचमेंट करना है। जैसे आप ये अटैचमेंट करोगे, आप फॉर्म सबमिट करोगे, फिर सबमिट करने के बाद में आपको एक ऑथराइज देना पड़ता है, ठीक है। जैसे सिग्नेचर, जैसे आप आधार के इससे आप ये सबमिट कर सकते हो, जैसे आधार नंबर डाल के फिर बाद में आपको एक ओटीपी आएगा, फिर वो ओटीपी डाल के ये आपका सब फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जैसे ही ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तभी ये सब पीएफ ऑफिस, ईएसआईसी ऑफिस में ये सब ये आपका फॉर्म चला जाएगा, क्योंकि आप एक ही टाइम में पीएफ और ईएसआईसी का दोनों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। जैसे ये करने के बाद कुछ जैसे 5-6 दिन जो भी रहेंगे, वहाँ सब आपका फॉर्म देख के पूरा आपका पूरा वहाँ इंक्वायरी, जैसे ही आपका सब देख के ही आपको, अभी हमने आपको बोला था कि आपको जैसे आप ये ई कॉन्टैक्ट दे रहे हो, वहाँ आपने ईमेल आईडी दिया था, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। जैसे ही आप ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दोगे तो आपने जो जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वहाँ दिया था ई कॉन्टैक्ट पर्सन में, ठीक है, ई कॉन्टैक्ट में, वहाँ से आपको मेल में आपको ईएसआईसी का मेल आएगा। ईएसआईसी में आपको एक पीडीएफ फाइल मिलेगी, उसमें आपको पूरा आपका जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो उसके पूरा ईएसआईसी का आपको नंबर वहाँ मेल पे मिलेगा। आपको एक पीडीएफ फाइल भी मिलेगी और आपको वो नंबर मिलेगा, उसे आपको पीएफ ईएसआई का रजिस्ट्रेशन आपको वो नंबर मिलेगा। फिर बाद में पीएफ का आपको आपको एसएमएस आता है। फिर एसएमएस आने के बाद, ठीक है, आपको वो एसएमएस अच्छी तरह से देखना है, क्योंकि उस एसएमएस में आपको इस्टेब्लिशमेंट नंबर आता है, वो आपको नंबर देखना है। फिर वो सब अभी देखो, ये पूरा फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको वो सब ये मिलेगा। अब फिर आपको एसएमएस देखना है, आपको प्रॉपरली एसएमएस कहीं डिलीट नहीं करना है, क्योंकि वो उसी मोबाइल नंबर पे आपको एसएमएस आने वाला है। वहाँ पीएफ का इस्टेब्लिशमेंट का एक पासवर्ड और इस्टेब्लिश नंबर कोड आएगा, और मेल पे आपको ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन वहाँ, और वहाँ पासवर्ड भी आएगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी आएगा, ठीक है। जो भी रहेगा वो आने के बाद आपको प्रॉपरली आपको ये ध्यानपूर्वक कहीं नोट करके रख देना है, क्योंकि आपको हर मंथ में पीएफ और ईएसआईसी भरने के लिए काम आएगा। जैसे ही कुछ पीएफ के जैसे पोर्टल है ये, ठीक है, ईपीएफ को जो पोर्टल है वहाँ से आप एम्प्लॉयर के लॉगिन में जाके पीएफ भर सकते हो, और ईएसआईसी का जो भी रहेगा ईएसआईसी का वहाँ से आप लॉगिन करके फिर आगे जो भी आपने जैसे कोड निकाला है इस्टेब्लिश्ड का, फिर वहाँ आपको सभी एम्प्लॉय के पीएफ में यूएनए नंबर जनरेट करने हैं, और फिर ईएसआईसी में आईपी नंबर जनरेट करने हैं। ये बाकी आगे की प्रोसेस है। जैसे जैसे ये आप प्रोसेस करोगे, ये पहली प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन की, ये सब आपको अच्छी तरह से प्रोसेस करने हैं। ये सब होने के बाद फिर आपको पूरी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है। तो धन्यवाद, आपने ये मेरा वीडियो देख लिया, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल को जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतना ही मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं अच्छे से अच्छे आपको और जानकारी यहाँ आपको मिलेगी, ठीक है। थैंक यू, आपने मेरा ये वीडियो देख लिया, थैंक यू।